किसी चैनल पे जुड़ेंगी श्वेता पुरोहित जी, जो बारामीहिर के मेदिनी ज्योतिष की प्रैक्टिशनर है, उनकी प्रैक्टिस करती हैं। श्वेता जी, आपका पहली बार इंडिया स्पीक्स पे आने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत धन्यवाद है। नमस्ते संदीप जी और आईएसडी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो अब तक आप हमेशा आईएसडी की एक दर्शक रही हैं, आज आप एक आईएसडी की एक अतिथि हैं, तो इस अतिथि के रूप में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपके मैं लेख तो इंडिया स्पीक्स पे छपता रहता है और लेख मैं देख रहा था और भविष्य मालिका को लेकर आपके भी बड़े जो है बड़े कौतूहल वाले जो है प्रेडिक्शंस हैं। तो मैं पहले जानना चाहूंगा कि और आज श्वेता जी थोड़ा-सा शॉर्ट में बताएँगी और आगे इस पे एक विस्तृत चर्चा हम किसी दिन करेंगे, क्योंकि श्वेता जी अभी ऑफिस से निकल के तुरंत आई हैं। तो भविष्य मालिका को लेकर आप क्या समझ रही हैं? ये क्या हो रहा है? एकाएक भविष्य मालिका की चर्चा आरंभ हो गई है। संदीप जी, भविष्य मालिका, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। भविष्य मालिका के बारे में मैं भी पिछले वर्ष से सुन रही हूँ और एक साइलेंट ऑब्जर्वर होते हुए मैं जो उसमें घटनाएं बताई जाती हैं उनको मैं ज्योतिषीय आंकलन से देखती हूँ। जैसे एक भविष्य मालिका के वेता ने बताया था कि मोदी जी के माता जी का देहांत होगा जिस समय, और कुछ हफ्ते पहले बताया था और वो हुआ। और उस चीज़ को मैंने फिर जब ये घटना घटित हो गई तो मैंने फिर जाकर के देखा तो वो एक्चुअली वैसा दिख रहा था। तो ऐसी-ऐसी भविष्यवाणियाँ मैंने सत्य स्थापित होते हुए देखी हैं उसकी। अम, इसके साथ ही मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी तथ्य हैं। जैसे जो उसमें कल्कि देव के जन्म की जो तिथि दी हुई है, जो 2003 की दी हुई है, जहाँ तक कि मुझे याद है मई 2003 की। 4 मई आपने आप 4 ही का मई। पोस्ट है मेरे जी, पास 4 मई 2003। जी। तो ये उस दिन की तिथि और जाजपुर, उड़ीसा और जो उनके जन्म का समय है लगभग 5:30 बजे के आसपास का, ये सब कुछ जब मैंने अपने कुंडली के सॉफ्टवेयर में डाला तो मैं चकित रह गई जो कुंडली निकली। क्योंकि वो जो कुंडली थी उसमें वाक़ई में 5 ग्रह उच्च के थे, जैसे प्रभु श्री राम के कुंडली में उच्च के ग्रह हैं। तो और ऐसा हम जानते हैं कि ऐसे संयोग बहुत लाखों करोड़ों वर्ष में कभी-कभी आते हैं और ये किसी साधारण मनुष्य की कुंडली नहीं लगती। तो और मुझे ये 2003 में, मैं तो एक एस्ट्रो रिसर्चर मानती हूँ अपने आप को, मैं ज्योतिषी हूँ नहीं, मैं बस शौक से एस्ट्रोलॉजी करती थी अभी तक। तो 2003 में तो मैं ज्योतिष करती नहीं थी, तो जब ये हुआ होगा तो मुझे उस चीज़ का ध्यान नहीं, और मुझे देख कर के इतना आश्चर्य हुआ कि हम अपने जीवन काल में कल्कि देव विष्णु जी के अवतार को देख पाएँगे, क्योंकि ऐसा संयोग हुआ है, ये बहुत बड़ी एक बात है। और मुझे लगता है जब मैंने वो कुंडली देखी तो मेरे भविष्य मालिका को देखकर सारे डाउट मेरे काफ़ी हद तक के दूर हो गए। मैं विश्वास करने लग गई कि हाँ, ऐसा सही है। मैं आपका पोस्ट पढ़ देता हूँ लोगों के लिए एक बार। जी। श्वेता जी ने लिखा है कि क्या कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है? ओडिशा के महान संत पंच सखा की भविष्य मालिका की भविष्यवाणी है इसको लेकर। और दिनांक 4 मई 2003 को भगवान कल्कि का जन्म प्रातः 5:25 पर ओडिशा के जाजपुर विरजा क्षेत्र में कमालपुर महार गांव श्मशान के निकट, जिला जाजपुर के विकास खंड बिंझरपुर के ग्राम पंचायत कल्याणपुर के आश्रित ग्राम संबलपुर जो गोबराई नदी के निकट है, पिता अनंत मिश्र माता पद्मावती के घर जो अत्यंत निर्धन परिवार है उसमें हुआ। भगवान के शरीर पर शंख और चंद्रमा के चिन्ह अंकित हैं। द्वापर युग में वाण जहां लगा था अर्थात पैर में घाव का निशान है। कदम्ब का पेड़ घर के उत्तरी भाग में है तथा पीपल वृक्ष दक्षिण में है। घर जो झुग्गी झोपड़ी है के पास एक तालाब है जिसमें कमल पुष्प खिले हुए हैं। भविष्य मालिका में लिखा है, ये श्वेता जी ने भविष्य मालिका को कोट किया है कि वैशाख शुक्ल तृतीया शेष लग्न में 5 ग्रह उच्च के होंगे। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होगा, शुक्र मीन में उच्च का होगा, सूर्य मेष राशि में, मंगल मकर राशि में और चंद्रमा दूसरे घर में होगा। यह श्री राम की कुंडली के समान है। ऐसी कुंडलनियां श्री विष्णु के अवतार के लिए संभव है, यानी ऐसा कुंडली नहीं देखने में आता। बलराम का जन्म गोपीनाथ भूमा देवी के घर पर हुआ है।
गोपीनाथ का संबंध कर्नाटक राज्य के राजा पद्मकेश्वर से होगा। भगवान कल्कि भुवनेश्वर के खंडगिरी में ध्यान साधना करते हैं, यानी वो अभी गुप्त रूप से ध्यान साधना में हैं। फरवरी 2023 को उड़ीसा के गंजम जिला अंतर्गत महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान कल्कि ने परशुराम से सुदर्शन प्राप्त किया है। यानी इस साल भगवान कल्कि ने और परशुराम जी जो अष्ट चिरंजीवी में है, जो जीवित हैं, उनसे सुदर्शन प्राप्त किया। और द्वापर में भी भगवान कृष्ण ने परशुराम जी से ही सुदर्शन प्राप्त किया था। भगवान कल्कि कनकी कलाकार रामचंद्र अनंग केसरी गजपति के नाम से प्रख्यात होंगे। तो ये आपका श्वेता जी पोस्ट है जी। और इसके साथ में और भी अगर हम नक्षत्रों से देखें भगवान कल्कि के इस कुंडली को, तो इसमें भरणी नक्षत्र का लग्न बनता है और जिसमें सूर्य भी उच्च का होकर के भरणी नक्षत्र में विद्यमान है। और साथ में बुध, जो हम भगवान विष्णु के कारक ग्रह को मानते हैं, बुध ग्रह, वे भी भरणी नक्षत्र में है। 3 ग्रह भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र यम देव का नक्षत्र होता है, मतलब कल्कि अवतार यम देव, ये बहुत बड़ा एक हिंट दे रहा है हमें। इसके साथ ही अगर हम देखें, मुझे गूज़बम्स हो रहे जैसे मैं ये बोल रही हूँ। और इसके साथ ही हम देखें तो श्रवण नक्षत्र में मंगल रहेंगे और पुष्य नक्षत्र में गुरु, शुक्र रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र को हम माता लक्ष्मी से जोड़कर देखते हैं, तो उनके साथ साथ में कहीं पे माता लक्ष्मी का भी जन्म हुआ है। ये भी मुझे इसको देख करके लग रहा है। तो ये बहुत ही एक चमत्कारिक कुंडली है। तो श्वेता जी, ये आपने भविष्य मालिका में देखी, ये जो ग्रह नक्षत्र का योग है, वो जो लोग विशेषज्ञ हैं भविष्य मालिका के, उनके चैनल पे देखी थी जी। और मुझे अपनी भविष्य मालिका की जो एक्चुअल हार्ड कॉपी है, वो पुस्तक है, वो आज ही प्राप्त हुई है। और जो जो चीजें भविष्य मालिका में बताई गई हैं, लगभग वैसी ही चीजें मैं बृहद संहिता को भी पढ़ रही हूँ। पिछले कुछ समय से उसका अध्ययन कर रही हूँ। वैसी ही चीजें आचार्य वराहमिहिर ने भी बताई हुई हैं। तो मैं एक लाइव, एक जब मेरी शोध थोड़ी सी हो जाए तो एक आपके साथ लाइव करना चाहूंगी, जिसमें बृहद संहिता और भविष्य मालिका दोनों को साथ रख करके उन दोनों के जो भविष्यवाणियां एक से मैच हो रही हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे, जिससे 2 जगह से कंफर्मेशन होने से घटनाओं का को हम सत्यापित कर पाए। तो एक ये आपने ठीक कहा, क्योंकि आचार्य वराहमिहिर के जो बृहद संहिता है उसको, और चूंकि आज भविष्य मालिका की हार्ड कॉपी जो है इनके हाथ में आज ही पहुंची है, तो दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाए। आचार्य वराहमिहिर बहुत बड़े ज्योतिष थे, और आचार्य वराहमिहिर ये जो कुतुब मीनार बताया जाता है, वो उन्हीं का खगोलीय क्षेत्र था। भगवान विष्णु का स्तंभ था, जिसको मलेच्छों ने कुतुब मीनार बनाया। तो ये जो मेदिनी ज्योतिष आपने लिखा आचार्य वराहमिहिर के, तो इस मेदिनी ज्योतिष में क्या भविष्यवाणियां की जाती है ग्रह नक्षत्र से? जी संदीप जी, मेदिनी ज्योतिष बेसिकली इसको इंग्लिश में मंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ये खगोलीय जो घटनाएं होती हैं, उनको लेकर के हम आकलन करते हैं। तो आचार्य वराहमिहिर बहुत बड़े ज्योतिषी थे और मेरा उनको कोटि-कोटि प्रणाम। वो जो लिख के गए हैं, वैसी घटनाएं होती हैं। तो चाहे जो भी हमारे जीवन से रिलेटेड मंडेन जो घटनाएं होती है, जैसे साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गए, या अच्छी घटनाएं भी होती हैं, जैसे कोई राष्ट्र प्रगति करेगा, बारिश होगी, बादल कैसे होंगे। तो जब मैंने बृहद संहिता का थोड़ा अध्ययन किया, तो उसमें मुझे जैसी भविष्यवाणियां भविष्य मालिका में बताई गई हैं, जैसे कि जब अंत निकट होगा तो धूमकेतु टूट के गिरेंगे और जहाज आएगा, या चांद पे धब्बे पड़ेंगे, या पक्ष छोटे हो जाएंगे, एक ही पक्ष में दो एक्लिप्सेस होंगे, ग्रहण होंगे। उस तरह की चीजें आचार्य वराहमिहिर ने भी स्थापित की हुई हैं, उनके सूत्रों में हैं ये। उनके सूत्रों में है। और आप सबको ध्यान होगा, श्वेता पुरोहित जी ने जो उड़ीसा में अभी
ट्रेन दुर्घटना हुई थी, वो एग्जैक्ट डेट 1 साल पहले हमें बता दिया था। मैंने स्क्रीनशॉट भी आप लोगों से शेयर किया था, एग्जैक्ट डेट। तो ग्रह नक्षत्र, और वो अपने आप को रिसर्चर ही कह रही है, उस पर रिसर्च ही कर रही है। कोई बहुत बड़ा आप कहेंगे ज्योतिष का उनका कोई दावा नहीं, वो रिसर्चर है, शोधार्थी है वो, और वो वराहमिहिर के मंडेन ज्योतिष का पूरा अध्ययन कर रही है। आपने शायद बृहस्पति संहिता पे भी आपने अध्ययन शायद शुरू किया है श्वेता जी? जी, संदीप जी, मैं बृहस्पति संहिता को भी पढ़ रही हूँ। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और उनको जब मैं अपनी जो अभी की जो गोचर की कुंडली है, उसके साथ में मैं रख कर के देखती हूँ, तो उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी घटनाएँ होती हुई दिखती हैं। जैसे आचार्य वराहमिहिर ने एक बहुत अच्छी बात उसमें स्थापित की है, जैसे न सिर्फ भारत का, परंतु पूरे विश्व का उन्होंने कूर्म चक्र दिया हुआ है। अब ये कूर्म चक्र क्या है? ये एक कूर्म, जैसे कूर्म होता है टॉर्टॉइस, उसको हिंदी में कछुआ कछुआ। कछुआ बोलते हैं। कछुए के आकार का एक डायग्राम है, और उसके अनुसार उन्होंने बताया हुआ है, पूरे ग्लोब को रखा, उसके ऊपर कछुआ है, और उसके हर आगे का दायाँ पैर, पीछे का पैर, ऐसे नक्षत्रों के अनुसार उन्होंने पूरे भूगोल को बाँट दिया है। तो जो देश जिन नक्षत्रों में पड़ते हैं, वहाँ पे जब ग्रहों का गोचर होता है, तब उससे संबंधित घटनाएँ देखने मिलती हैं। तो ये उससे बहुत ही सम रिसर्चर्स के लिए, मेरी तरह जो शोधार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही अमेज़िंग इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मैं तो एक एस्ट्रोलॉजी में आने के पहले मैं एक डाटा साइंटिस्ट थी, साइंटिस्ट तो नहीं, बट हाँ, बिग डाटा में काम करती थी, डाटा वेयरहाउसिंग में करती थी, बिज़नेस एनालिसिस करती थी। तो मुझे इन तरह उसमें क्या होता है, हम ट्रेंड्स देखते हैं कि पीछे क्या घटनाएँ हुई हैं, किस तरह की घटनाएँ कब हुई हैं और वो क्यों हुई? और जब पीछे वो हुई है, तो फिर आगे इनके होने के क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये इस चीज़ को मैं ज्योतिष से एक्चुअली जोड़ पा रही हूँ कि जब ग्रहों की पर्टिकुलर स्थिति थी, या उनके ऊपर किसी तरह के किसी विशेष प्रकार के प्रभाव पड़ रहे थे, या वो किन्हीं राशियों में थे जहाँ वो नीच के या उच्च के हो रहे थे, तब किस तरह की घटनाएँ हुई हैं, और आगे वो उसका क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस तरह की घटनाएँ होंगी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आपने मतलब ये देखिए हमारा ज्योतिष इतना लोगों में इतना उत्साह भरता है और इतना रोमांचित करता है कि श्वेता जी ने पूरा अपना डाटा साइंटिस्ट के कैरियर के साथ ये ज्योतिष का प्रैक्टिस, शोध और अध्ययन, और मेरी इनकी तो लगभग रोज बात होती होगी, रोज बात होती है। ग्रह नक्षत्र, इनके कारण मुझे भी ग्रह नक्षत्र में बड़ी इंटरेस्ट आ गई है, तो मैं कुछ कुछ पूछता रहता हूँ और ये मुझे सब बताती रहती हैं। तो रेगुलर देखता हूँ कि ये जो घटना बता देती हैं कि अब ये होने वाला, वो हो जाता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो सुशील जी ने भी एक दिन आपकी तारीफ की थी कि वो जो बता देती हैं वो बिल्कुल बड़ा सटीक बैठता है। तो ये आप वराहमिहिर ज्योतिष के अध्ययन से ही इनको निकालती हैं आप, मैंडेन ज्योतिष से? कुछ और चीज़ें भी जोड़ती हूँ संदीप जी, मैं थोड़ा-सा ग्रहों के जो कारकत्व वगैरह होते हैं, ऑफ कोर्स ये सब वराहमिहिर ने बृहद जातक भी बताया है, उन्होंने ज्योतिष बताया, पराशर ऋषि, बहुत से ऋषियों का योगदान रहा है हमारे भारतीय ज्योतिष में। तो सभी के कुछ-कुछ उन्होंने जो शिक्षाएँ दी हैं, सूत्र दिए हैं, थोड़े-थोड़े जोड़ के, अब मुझे ये नहीं पता किससे क्या आ रहा है, तो मैं तो अपने सारे सप्तऋषियों को प्रणाम करती हूँ, उन्हीं से ये विद्या आ रही है। उन्हीं से ये विद्या आ रही है। आपने टैरो कार्ड को भी आप पढ़ती हैं। टैरो कार्ड में भी ऐसा कुछ भविष्यवाणी का जैसा कुछ दिखा है आपको? टैरो कार्ड से? टैरो कार्ड संदीप जी, ये एक वेस्टर्न कांसेप्ट है। मैंने टैरो शुरू किया था, लर्न किया था 2017 में, मैं सर्टिफाइड टैरो रीडर बन गई थी। पर उसमें मुझे कमी क्या दिखी कि वो समय नहीं बताता कि अब जैसे भारत से मुझे लोग घटनाएँ पूछते थे, तो घटनाएँ निकल आती हैं कि अच्छा ये है, ऐसा होगा, आपका विवाह होगा, नहीं होगा, या आपको नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, बट कब तक मिलेगी वो चीज़ का आंसर वो नहीं दे पाता था। इसीलिए फिर मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया, एक्चुअली उस कमी के कारण, वरना मैं शायद कभी ज्योतिष में आती नहीं।
और उसके बाद में फिर मुझे ज्योतिष से अब मुझे बहुत संतुष्टि है और ज्योतिष ने मुझे ढूँढना, मैं ये मानती हूँ। अगर कोई आप ऐसे ज्योतिषी नहीं बन सकते जब तक कि ज्योतिष आपको नहीं खोजता। वो सही बात है। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि शास्त्र और गुरु जैसे शिष्य को ढूँढता है, शिष्य गुरु को, शास्त्र भी उन्हीं को पकड़ते हैं जो शास्त्र के प्रति लालायित होते हैं। जबरदस्ती कोई पढ़ भी नहीं सकता, ये बड़ा तो ये जो है मैं थोड़ा-सा आपसे और लूँगा क्योंकि आप बृहत एक दिन और पूरा शो लेकर आएँगी। ये जो आपने मेदिनी ज्योतिष है, मेदिनी ज्योतिष में और भविष्य मालिका में अगर आपने थोड़ा बहुत देखा, तो क्या मेदिनी ज्योतिष में ये दिखता है कि कलयुग के काल छोटे होंगे? क्योंकि कलयुग के काल तो पुराणों में 4,25,000 वर्ष लिखा हुआ है। लेकिन भविष्य मालिका ने जो भविष्य पुराण को संशोधित किया है और उसमें जो अच्युतानंद जी उनके जो 5 सखा उन्होंने जो लिखा है कि कलयुग का प्रभाव जो है वो चूंकि पाप इतना बढ़ता जाएगा तो वो प्रभाव कम होता जाएगा और वो 4,32,000 को 5,000 कर देते हैं। तो मेदिनी ज्योतिष में ऐसा कुछ आपको संकेत मिला है या फिर ये अपना एक भविष्य मालिका का अपना स्वतः आकलन है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है संदीप जी। ये मैं इस पे अब एक्चुअली मैं जस्ट अभी जब आपने मुझे याद दिलाई कि शो आज है, तो उस इस चीज़ का तो मैं वही चीज़ देख रही थी। तो इस प्रश्न को मैं थोड़ा-सा और इसके ऊपर शोध करके फिर आपको अच्छा इसका एक प्रॉपर उत्तर दूँगी। अभी मैं नहीं बता पाऊँगी, बट जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि सही है, भविष्य मालिका और बृहत संहिता साथ-साथ चल रहे हैं। चल रहे हैं क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा है लेकिन कई बार शास्त्र को परमात्मा ओवरटेक करते हैं और ये एक कालिका पुराण में कथा आती है जब वराह अवतार में पृथ्वी के साथ भगवान वराह दुर्व्यवहार कर देते हैं और उसके बाद सलभ रूप में भगवान शिव आते हैं उनके साथ युद्ध करने। क्योंकि पृथ्वी इतना विकृत हो गया है कि कुछ समय पहले ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और फिर से भगवान उसको ध्वंस करके फिर से बनाते हैं। तो ये ऐसा उदाहरण हमारे शास्त्र में मिला है और कालिका पुराण में मैंने ये बताया था कि और उसी भगवान वराह और पृथ्वी का जो के गर्भ से नरकासुर का जन्म होता है बाद में जो है। तो एक ऐसा हमारे शास्त्र में एक उदाहरण ऐसा है भगवान विष्णु का कि वो काल गणना को ओवरलैप कर जाते हैं क्योंकि भगवान विष्णु महादेव ये महाकाल है, खुद की गणना है उनकी, वो तो काल से पड़े हैं। तो ऐसा उदाहरण हमें दिखा है एक बार, मुझे याद आया कालिका पुराण में। तो इसको जरा आप जरूर देखिएगा क्योंकि जी, असली संदीप जी, रियलिटी पे टिका है। जी, एक और चीज़ जब आप अभी मुझे ध्यान आई, हम ये जो कल्कि देव का की जो कुंडली बनी है, हम अगर इसी को देख करके अगर हम समझें कि क्या वाक़ई ये काल का अंत होने वाला है, जैसे भविष्य मालिका बता रही है कि शीघ्र होने वाला है, उतनी दूर नहीं है जितना हम पहले सोच रहे थे। तो मैं अगर इसी कुंडली के माध्यम से अगर देखूं तो इनकी कुंडली में राहु जो है वो देखिए मेष लग्न की कुंडली है और लग्न में ही लग्न भरणी यमदेव के भरणी नक्षत्र का है। उसमें सूर्य उच्च के होकर के बुध वक्री बुध के साथ में भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। वक्री बुध का अर्थ मुझे लग रहा है, हालांकि वो अस्त है बुध, और वक्री बुध का अर्थ है विष्णु जी का फिर से जन्म हुआ है, क्योंकि बुध को हम विष्णु जी के कारक ग्रह मानते हैं ज्योतिष में। तो विष्णु जी और सूर्य देव हैं, तो विष्णु जी का जन्म हुआ है, राहु कृतिका नक्षत्र में है, चंद्र के साथ में दूसरे भाव में वृषभ राशि में। कृतिका नक्षत्र जो होता है वो अस्त्रों का नक्षत्र होता है। तो अस्त्र वगैरह को और जो वृषभ राशि है, अगर हमें याद हो तो जो भारत की स्वतंत्रता की जो राशि मानी जाती है वो भी वृषभ राशि है और उसमें भी राहु बैठा हुआ है लग्न में, और इनकी कुंडली में भी लग्न में राहु चंद्र के साथ में बैठा हुआ है कृतिका नक्षत्र में, जो कि बताता है कि चीजों की काट छांट करना। तो मुझे लग रहा है, और काल, राहु को काल का भी द्योतक कहा जाता है, तो मुझे लगता है जो आपका प्रश्न है वो कुंडली से इस चीज से कंफर्म हो रहा है। और साथ में मंगल की भी दृष्टि, उच्च का मंगल है और मंगल की दृष्टि भी राहु की दृष्टि मंगल पे है, मकर राशि में बैठे हुए मंगल पे। तो और आचार्य वराह मिहिर, इंटरेस्टिंग चीज है, आचार्य वराह मिहिर जो है वो हमारे स्वतंत्रता के पहले की जो भारत की राशि मानते थे वो मकर राशि मानते थे, वो मकर लेते थे, और मकर राशि में ही मंगल है और वहां पे राहु
का त्रिकोणीय प्रभाव आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सही है भविष्य मालिका की बात कि और जो आप कह रहे हैं कि हमारे कलयुग की अवधि छोटी कर दी गई है। छुट्टी क्योंकि कर दी कृतिका गई है क्योंकि नक्षत्र में काल के द्योतक राहु बैठे हुए हैं। कृतिका काट के छोटे करने की प्रक्रिया बता रहा है। अच्छा, कृतिका का जो तो ये चिन्ह आप होता है वो तलवार होती है। कृतिका तलवार की या तरह चाकू या काटने वाली चीज़। कृतिका नक्षत्र की। जी। और कृत करना, काम करने के लिए उनका जन्म हुआ है। ओह! तो ये एक दिन और इंटरेस्टिंग आपने बताया, आचार्य वराहमिहिर ने जो भारत की राशि रखी है, यानी अगर हम स्वतंत्रता से भारत को लेते हैं, तो भारत में बड़ी उथल-पुथल की स्थिति दिखती है। सही उस समय ज्योतिषियों ने भी मना किया था कि 15 अगस्त 1947 के समय मत लीजिए, लेकिन चूँकि माउंटबेटन को ये अनुभव हो गया था और उसने 48 का समय लिया था और अनुभव हो गया था कि जिन्ना मरने वाला है, तो इसलिए बहुत जल्दी की गई थी और 15 अगस्त चूँकि माउंटबेटन के आगे जापान ने सरेंडर किया था, तो अपनी याद में भी उसको करना चाहता था, जिसके कारण जल्दबाजी की। तो यदि हम वराहमिहिर के ज्योतिष में जाते हैं, भारत का आकलन करते हैं, तो भारत के लिए ये 10 साल कैसे दिख रहे हैं आपने देखा वर्ल्ड और भारत का? अगर आपने आकलन किया हो तो नहीं तो फिर अगले शो में ले लेंगे। अपन इसको डिटेल में अगले शो में लेते हैं। पर एक चीज़ मैं क्विकली देख के अब बताती हूँ। जब शनि मुझे लग रहा है इस कुंडली को देखते हुए कि जब शनि का गोचर वृषभ राशि में होगा, शनि का गोचर वृषभ राशि में कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। तो जब शनि क्योंकि शनि हमारे कर्म को बताते हैं, कर्माधिपति उन्हें कहा जाता है। तो जब शनि वृषभ राशि में आएँगे, तब ये सब कुछ जो घटनाएँ हैं ये मतलब जिनकी बात की जा रही है, वे होना शुरू होंगी। शनि का गोचर वृषभ राशि में होने वाला है 8 अगस्त 2029 को। अच्छा, अगर मैं सही हूँ तो हाँ। शनि का गोचर 8 अगस्त 2029 को 2029 को होने वाला है। और तब से लेकर के हमें ये सारी घटनाएँ देखनी मिल जाएँगी। पर उसके पहले और भी काफ़ी सारी घटनाएँ होंगी जो अच्छी नहीं है क्योंकि शनि अच्छा हम समझते हैं शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। वर्तमान में शनि अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं। कुंभ राशि के 2.5 साल, फिर वे मीन राशि में जाएँगे, वहाँ पे 2.5 साल, फिर मेष में जाएँगे, वहाँ के 2.5 साल और फिर वो जाकर के आएँगे वृषभ में। तो लगभग साढ़े 7 साल अभी से लेकर साढ़े 7 साल तक के हमें और मेष में तो शनि नीच हो जाते हैं। तो जब शनि की 30 साल की साइकिल होती है। तो जब पिछले पिछले समय में शनि मेष राशि में आए हैं तो दुनिया में काफ़ी उथल-पुथल हुई है क्योंकि शनि एक बड़े ग्रह हैं। हम सबको बहुत इम्पैक्टफुली वो अफ़ेक्ट करते हैं हम सबके जनजीवन को। तो वो वॉर्स वग़ैरह दिखाते हैं क्योंकि शनि में जब वो नीच के हो जाते हैं तो नीच लोगों की प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती हैं। नीच काम हुँ, होते हैं पृथ्वी पे। तो जैसे कारगिल वॉर हुई थी जब पिछली बार शनि मेष राशि में आए हुए थे और वृषभ में तो शनि कहानी है रामायण में कि जब कृतिका नक्षत्र में शनि थे कृतिका के बाद अगला नक्षत्र होता है रोहिणी। तो जभी भी शनि रोहिणी में आते हैं तो वे सूखा और अकाल वगैरह देते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि ने जो राजा दशरथ के जो राजपुरोहित थे, उन्होंने उनसे कहा कि कृतिका में शनि आ चुके हैं और अब वे रोहिणी में आने वाले हैं। जब वे रोहिणी में आएँगे तो फिर अकाल और सूखा पड़ेगा, तो इसके लिए आप कुछ कीजिए। तो फिर राजा दशरथ ने नवग्रह लोक पहुँच गए और उन्होंने शनि के पास गए, उन्होंने पूरे आग्रह किया उनसे, शनि प्रसन्न हुए, उन्होंने एक स्तोत्र भी गाया, बनाया स्तोत्र और उनसे आग्रह किया कि आप शकट भेदन ना करें, शनि भेदन ना करें रोहिणी में। तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं करूँगा। हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है। इसके साथ ही महाभारत में भी आता है कि जब शनि ज्येष्ठ नक्षत्र में थे उस समय शायद वो वृश्चिक राशि में ज़रूर थे और वो
रोहिणी नक्षत्र को सप्तम दृष्टि से देख रहे थे। और इसके साथ ही केतु चित्रा नक्षत्र में थे, और सूर्य और चंद्र भी उस समय वृश्चिक राशि में थे, जब महाभारत का जो युद्ध था वो आरंभ होने वाला था, मतलब उसकी स्थितियां बनी थी। और अभी जो हम देख रहे हैं, केतु फिर से चित्रा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। तो ये सारी युद्ध की स्थितियां बन रही हैं अभी फिलहाल अभी में। बन गई। और और इसके साथ में और भी काफ़ी चीज़ें, जैसे अभी मुझे बिल्कुल अभी रिसेंट में मैंने एक पोस्ट भी लिखी थी कि अभी मुझे 2 सितंबर के आसपास कुछ दक्षिण भारत में कुछ अप्रिय घटनाएँ होने की संभावना लग रही है। आई होप मैं सही ना हूँ, मेरी भविष्यवाणी ना सही हो, गलत हो, प्रभु सबकी रक्षा करे। और मैं सिर्फ़ यही बोलूँगी कि आप सब, जैसे संदीप जी बोलते हैं, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। श्रीमद् भागवत का एक अध्याय उसका रोज पढ़ें। ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं होते, छोटे-छोटे चैप्टर्स होते हैं। वो क्योंकि वो भी श्री कृष्ण का रूप माना जाता है, श्रीमद् भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। जिस भी तरह हो सके आप श्री विष्णु की एनर्जी से जुड़ें। मैं ना, ये आपने जो कहा 2 सितंबर को इसी साल आप बता रही हैं, मतलब 2 दिन बाद जो आने वाला है 2 2 दिन सितंबर। बाद। जी। क्योंकि उसमें एक बड़ा क्या मैंने एक दुर्योग बार बन से रहा है, शनि मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है, और मंगल जो भूमि कारक ग्रह है, वे राहु के साथ में भी षडाष्टक ग्रह बना रहे हैं, मतलब कहीं से भी बचत नहीं है। और ये सिर्फ भारत नहीं, ये भूगोल में ये घटना, ये जो चीज़ है, ग्रहों का ये जो षडाष्टक योग बन रहा है, मंगल का राहु और शनि दोनों के साथ में, ये अफ़ेक्ट करने वाली है। ये मतलब कहीं साउथ पोल साउथ में कहीं पे इफ़ेक्ट जी, करेगी। इसमें वेस्टर्न यूरोप, मुझे लगता है वेस्टर्न यूरोप या रशिया या अम अम, और भी कई कई जो देश हैं, उनमें से किसी एक में, टर्की, ग्रीस, ऐसी जगहों पे कुछ ना कुछ अप्रिय घटना देखने मिल सकती है। अगर भूकंप ना हो तो या तो कोई कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, या लोगों की जानें जाएँगी, इस तरह की कोई घटना, अप्रिय घटना होने के संकेत पूरे बन रहे हैं। तो 2 सितंबर का आप लोग ध्यान रखें और 2 सितंबर को आप लोग कम से कम भगवान विष्णु की एनर्जी से अपने आप को जोड़ें। भविष्यमालिका में जो आपने बताया वो लिखा हुआ है 2025 में मीन राशि में जब शनि का गोचर होगा, चलन होगा, तब ये 25 और ज़्यादा विस्फोटक हो जाएगी। तो ऐसा भी कुछ दिख रहा है। जी, क्योंकि राहु भी मीन राशि में उस समय होंगे। 2025 का दिया है उसमें संदीप जी, हाँ, किस 2025 में दिया है कि जब मीन राशि में शनि का चलन होगा, तब आपदाएँ तीव्र रूप धरेंगी और सैटेलाइट आदि पे असर पड़ेगा। कुछ समय के लिए जी, तो वैज्ञानिक यंत्र, ये कंप्यूटर मार्च के पहले-पहले होगा फिर। अ, मा 2025 में, क्योंकि राहु केतु जो है वो राहु कुंभ राशि में 30 मई को गोचर कर जाएँगे। तो राहु और शनि, तो शनि जो है वो मीन राशि में 23 मार्च को आ रहा है। तो 23 मार्च से लेकर के 30 मई के बीच में ये घटना होगी फिर। 23 मार्च से 30 मई 2025 जो है आप लोग, श्वेता जी 2025। की बात बड़ी वो होती है, तो आप नोट कर सकते हैं 25 में इस समय ग्रहों की दशा जो है अगर इसको और थोड़ी-सी थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे तो और थोड़ी-सी क्लोज़र डेट इसमें आ जाएगी। क्लोज़र डेट आ जाएगी। इस पे हम लोग एक बड़ा-सा वो करेंगे श्वेता जी, खासकर जो है बृहद संहिता को और भविष्यमालिका को साथ रख के कलयुग की आयु के लिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप मनुस्मृति और सब शास्त्रों में 4,32,000 उसको 5,000 करने पे चीज़ें जो है वो दूसरा रूप ले रही है। हालाँकि हुँ, हुँ। आपने बृहद संहिता से कहा कि ग्रहों की दशा तो वही है, चाहे वो 4,32 हो या 5,000 हो, ग्रहों की दशा वही दिखा रही है कि कुछ न कुछ जो है शनि का गोचर मीन राशि में है, कुंभ में है, जो भी दिखा रहा है। तो इस पर एक बृहद आकलन करते हैं ग्रहों को लेके पूरा, कि क्या सचमुच कलयुग की आयु कम होगी या यूं ही भविष्यमालिका कार्य। और भविष्यमालिका के जो लोग भी उद्घाटक हैं, खासकर यूट्यूब पे आए हैं उड़ीसा के, भविष्यमालिका ओरिजिनल भी हमारे हाथ में अभी तक नहीं आई है उड़िया भाषा में, उड़िया तो उड़िया वाले ही जानेंगे। लेकिन हुँ। एकाएक जो इसमें एक और चीज आया, जो सुशील जी ने भी कहा था कि 2022 से भविष्यमालिका की और कल की अवतार की चर्चा ज्यादा होने लगेगी। और जो मैं खुद को देखता हूँ कि जो मैं ये सब चर्चा नहीं करता था वो मैं भी कर रहा हूँ।
तो 2022 का ऐसा संयोग देखा क्या आपने कि एकाएक ये चर्चा बढ़ेगी, ऐसा कुछ दिख रहा है इसमें? 2022 का, अच्छा। कल्कि का या भविष्यमालिका का की चर्चा एकाएक 2022 से तेज हो जाएगी। जी, इसमें एक तो ये है कि शनि जो है वे कुंभ राशि में 2022 में मई 2022 में शनि कुंभ राशि में आए थे। 2022 है। अम, तो एक सेकंड, शनि का गोचर। चर्चा तो पहले से हो रही थी लेकिन 22 से तेज हो गई है, एकाएक तेज हुई है। जी, 2022 में एक कारण तो मुझे लग रहा है कि शनि कुंभ राशि में आए हैं। कुंभ राशि उनकी अपनी जन्म की राशि मानी जाती है, क्योंकि सूर्य की जो राशि है सिंह राशि, वो सूर्य की राशि है और सूर्य के पुत्र जो जो मतलब छाया की राशि मानी जाती है कुंभ राशि, क्योंकि सूर्य की वे पत्नी थीं। उनसे शनि का जन्म हुआ था। तो जब शनि कुंभ राशि में आते हैं, कुंभ राशि होती है हम सबके कर्मों के लेखे-जोखे की राशि, क्योंकि वो घड़ा घड़ा होता है, घड़ा चिन्ह होता है उसका। तो वो अब सबका लेखा-जोखा, सबका हिसाब-किताब होने वाला है। एक तो मुझे ये कारण दिख रहा है, ये इसलिए हुआ हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे संकेतों से देखें, तो केतु ने भी 2022 में तुला राशि में गोचर किया। तुला राशि बैलेंस बताती है, सब चीज़ के लेखे-जोखे का हिसाब-किताब। अगेन वही चीज़ आ रही है। और बृहस्पति के गोचर से अगर हम देखें कि 2022 में बृहस्पति ने कहाँ पे एंट्री की थी, तो बृहस्पति ने अपनी मीन राशि में एंट्री की थी। तो मीन राशि तो ये उन्हीं की अपनी राशि है। मीन राशि क्षीरसागर की राशि है, जहाँ पे श्री विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करती हैं। तो मुझे लगता है कि एकदम से ये सब कुछ प्रासंगिक हो गया और वे सबका हिसाब-किताब करने के लिए आ गए हैं। जैसे कि हुँ, हमने हुँ। कल्कि देव की कुंडली, जन्म कुंडली में भी देखा कि बुध उसमें वक्री हैं, मतलब उनका जन्म फिर से हुआ है, उन्होंने अवतार लिया है। और कहीं गुप्त साधना में आपने लिखा है गुप्त साधना में है, समय पे प्रकट होगा वो। तो तो इसीलिए 2022 प्रासंगिक हो गया एकदम से, शनि, केतु। हाँ, 22 में ही ये एकाएक चर्चा और उसमें लिखा हुआ है भविष्यमालिका में कि 22 से ये तेज हो जाएगा। तो 22 से हम लोग को भी दिख रहा है कि एकाएक आप देखेंगे इंटरनेट अखबारों में एकाएक कल की अवतार और एकाएक भविष्यमालिका की चर्चा होने लगी। उससे पहले होती ही नहीं थी चर्चा, मतलब थोड़ा बहुत होती थी, वो तो थोड़ा बहुत चर्चा तो चलता रहता है। तो ये 22 से और तो एक क्योंकि आपका समय मैंने बहुत ले लिया और अगली बार पूरा विस्तृत करेंगे। कोई बात नहीं आप संदीप जी, 22 अगली बार अपन अच्छा विस्तृत करेंगे। अच्छा हाँ। 10 साल 22 से 32 को लेके इस 10 साल में आप आपने कहा भी कि उथल-पुथल देखते हैं। तो किस तरह का उथल-पुथल है? क्या एक तो युद्ध आपने बता दिया, प्राकृतिक आपदा बता दी। भारत पे कुछ ऐसा संकट जैसा तो नहीं दिख रहा आपको? मुझे कोई किसी भारतीय पॉलिटिकल लीडर के असैसिनेशन का के संकेत दिख रहे हैं। अ, इस साल के अंत में ऐसे कुछ बन रहे हैं और इसके अलावा आगे भी होने वाले हैं। और भी कई घटनाएँ होंगी, जैसे न्यूक्लियर वॉर वग़ैरह हो सकती है। अम, और इसके साथ ही वॉर तो मुझे पक्की दिख ही रही है कि भारत झुलसेगा जब जब शनि मेष राशि में आएँगे, तब ये होने वाला है। और ये अभी रूस आदि पे भी आपने बताया 2027 में। और रूस अभी लड़ ही रहा है, यूक्रेन, नाटो, जी, अमेरिका की हालत खराब है, नाटो, तो वो एक कंडीशंस क्रिएट हो रहा है। इसमें चाइना की क्या पोज़ीशन दिख रही है आपको? इसमें चाइना का, एक सेकंड देखती हूँ। मुझे भी इंटरेस्ट होने लगा है, चाइना मैं इसलिए लगातार
जी, चाइना भी अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में मुझे जहाँ तक कि लग रहा है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इंटरनल उनमें कॉन्फ्लिक्ट सिविल राइट्स टाइप की स्थिति बनती दिख रही है मुझे। क्योंकि अगर हम 2027-28 के आसपास देखें तो शनि, मंगल, सूर्य ये सब मेष राशि में है। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 मई की अगर मैं 2028 4 मई की अगर मैं डेट देखूँ तो शनि, मंगल, सूर्य ये सब मेष राशि में होंगे जो कि हमारा ईस्ट डायरेक्शन बताता है। तो ईस्ट डायरेक्शन और ये भारत से का पड़ोसी है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं चाइना में ऐसी कुछ स्थिति बनती दिख रही है कि वहाँ पे इंटरनल वॉर, सिविल वॉर, इंटरनल क्राइसिस अंदर से टूटेगा चाइना। एक मुझे याद है आपने एक और भविष्यवाणी मुझे बताई थी। वो एक ट्रेन की दुर्घटना तो बड़ी सटीक बैठी थी और आपने कहा था नॉर्थ ईस्ट में बड़ा उथल-पुथल होने वाला है। और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में हमने देखा कि मणिपुर पूरे भारत के स्वतंत्र इतिहास में मणिपुर के साथ जो अभी चल रहा है, वो कभी नहीं दिखा था इतना बड़ा क्राइसिस। 50-60 हजार लोगों का जो है आपको शरणार्थी बन गए। 10,000 से ऊपर घरें जलाई गई और वहाँ के जो हिंदू हैं, मैते हिंदू, उनकी हालत बहुत खराब है। वेस्ट का इन्फ्लुएंस कुकी के रूप में हो रहा है। तो मुझे याद है आपने मेरे व्हाट्सएप में है, आपने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट से एक बड़ा ही विकट परिस्थिति बनती दिख रही है, आपने बताया था मुझे। जी, संदीप जी, वो क्योंकि वो इसलिए हुआ ईस्ट डायरेक्शन अभी हमारा पीड़ित है, अब नवंबर तक एटलीस्ट जब तक राहु और बृहस्पति का अभी गोचर मेष राशि में चल रहा है। तो बृहस्पति हमारे जीव तत्व को बताते हैं, ना सिर्फ मनुष्य, हर तरह के जो जीव हैं, पशु-पक्षी। तो जीवों को राहु पीड़ित कर रहा है क्योंकि मेष राशि में है, हालाँकि क्रॉस कर गए हैं पर ये जो मेष राशि है ये ईस्ट डायरेक्शन को बताती है। इसीलिए मैंने कहा था ईस्ट डायरेक्शन में परेशानी होने वाली है। और वो बहुत तो बड़े ये था। इतिहास में स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा क्राइसिस जो है, उस समय लाल डेंगार पर जो कार्रवाई हुई थी, उससे भी बड़ा, इतने बड़े मानव और हिंदू समाज का जो मणिपुर में, भले यहाँ की मीडिया नहीं बताती हो, कल भी 3-4 मणिपुर के लोग आए थे मुझसे मिलने। तो मणिपुर में हालात बहुत खराब है, एक्सेस खराब है। चूड़ा चांदपुर तो गांव जो जहां 9,000 मैतेई थे, वो अब फुटबॉल का मैदान बना दिया गया, खत्म कर दिया गया है। एक पूरे गांव से मैतेई को खत्म करके वहां कुकी का रिकॉर्ड जो है, सरकार के रिकॉर्ड में कुकी मेंटेन कर दिया गया है। तो बहुत खराब स्थिति है और आपने मुझे बताया था, मुझे बिल्कुल ध्यान है। इसलिए क्योंकि आपकी जो जीव चीज जो जो है है वहाँ के वो पूरे म्लेच्छों से ग्रस्त हो गए क्योंकि राहु म्लेच्छ है और जीव हम्म, गुरु बृहस्पति के साथ में मेष राशि में ईस्ट डायरेक्शन में जो जीव है वो राहु म्लेच्छों से ग्रसित हो गए बेचारे। ग्रसित हो गए हैं, इतनी सही बात है। इतनी जान तो चली श्वेता गई। जी ग्रहों से बड़ा ही परफेक्ट ज्योतिष करती है मैं, क्योंकि मेरा रोज इनसे बातचीत होती है, रोज। तो और बहुत ही परफेक्ट निकालती हैं और रोज संदीप की जी, मैं गणना भी प्रयास करती करती हैं। हूँ, मेरे कई-कई गलत भी हो जाती हैं, पर प्रभु कोई बात क्षमा नहीं, करे उस चीज़ के लिए। सुधारती हैं, लेकिन ये 2-3 तो बड़ी जबरदस्त। और जिस तरह से आप रोज का प्रेडिक्शंस निकाल रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। रोज का जरूर करिए ताकि लोगों को श्वेता जी के फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं। फेसबुक पेज पे वो रोज का वीडियो दे रही हैं कि आज की क्या दशा है। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आपके लाइफ को कि आज आप क्या करें, इस तरह का दिशा देने वाला है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। श्वेता जी, आज आपसे मैंने सिर्फ 15 मिनट मांगा था, पर मैंने आज आपका बहुत समय लिया है, 40 मिनट लिया है। तो अरे, मैं पता ही सोचता नहीं हूँ चला अभी समय कहाँ निकल गया। मुझे मालूम था, क्योंकि मैं खुद आपके साथ जब जब ज्योतिष पे बात करता रहता हूँ तो मेरा खाना पड़ा रहता है और मैं बात करता रहता हूँ। तो मेरी धर्म पत्नी कहती है कि खाना तो खा लो कम से कम ढंग से, खाना का अपमान करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं खाना खाने, तो क्या है कि वो ज्योतिष विद्या ही ऐसी है हमारी शास्त्र की, कि वो अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज होता है तो आपको लगातार बांधता है। और जब से भविष्य मालिका का पता मुझे चला, आपने ध्यान दिया होगा, मैं लगातार ज्योतिष पे शो कर रहा हूँ कि मेरा खुद का इंटरेस्ट है कि क्या हो रहा है प्रकृति में। और पत्रकार का भी ये नेचर होता है कि कुछ होने वाला है, कुछ उत्सुकता है, कुछ जिज्ञासा है, तो उस पर वो रिपोर्ट करता है। तो ये बाय नेचर भी पत्रकार में है। तो तो पत्रकारिता जो शोध है वो पत्रकारिता और ज्योतिष दोनों में ही लगती है संदीप जी। 8वां भाव होता है। हम सब अपने 8वें भाव को, और 8वां भाव भक्ति का भी होता है, गुरु के चरणों का भाव भी होता है। तो हम सब अपने 8वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? और
कर्मों का संचय आपने, मेरी राशि आप बताई हुई है, कुंभ राशि है, तो कर्मों का संचय हो रहा है, मैं अपने कर्म सुधार रहा लेखा हूँ। जोखा हो रहा है। जी। लेखा जोखा, कर्म कुछ खराब किए हैं, तभी पता नहीं नौकरी और छोड़ के पता नहीं किस नेता को राजा बनाने के लिए सब छोड़ छाड़ के घर बेच के तमाशा देख रहा था। तो अब कर्म सुधारने का मेरा वक्त आया हुआ है, मैं कर्म चित्रा सुधारने की नक्षत्र, तरफ। जी संदीप जी, याद है कि ये तो चित्रा नक्षत्र में अब आने वाले। चित्रा नक्षत्र चित्रगुप्त जी, मतलब लेखे जोखे का ही होता है। अब तो ये चीजें हम्म, और बढ़ जाएंगी। बढ़ जाएंगे, अभी इसलिए अपने इसी कर्म इसी सारे महीने सुधारें। आने वाले हैं, जी जी। तो बहुत जल्दी। श्वेता जी, मैं चाहूंगा कि बृहद संहिता के साथ भविष्यमाल का आपके हाथ में आ गई है, और इसको अच्छा से अध्ययन अध्ययन करके, और किसी दिन इसी वीक में जिस दिन आपको लगे, दोनों का एकदम पैरेलल करते हैं कि वराह मिहिर जी तब क्या लिख के गए। चलो अभी वराह मिहिर जी के तो बाद आए हैं अच्युतानंद जी। अच्युतानंद जी का काल 600 ईस्वी का है, और वराह मिहिर का काल बहुत पहले का है। जी। और वराहमिहिर जो है वो ज्योतिष में पूरी भारत की विद्या, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, इसी से शुरू होती है। शुरू तो क्या होती है, मतलब पूर्ण होती है एक तरह से। तो उनको रख के हम लोग देखेंगे कि क्या बन रहा है, मतलब इतनी जो चर्चा हो रही है उस चर्चा का क्या अर्थ है। जी, बिल्कुल, ये हमें करना चाहिए, बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। अ, एक और चीज़ है जो मैं जाते-जाते एक लास्ट ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा माना जाता है कि शनि जब-जब कर्क राशि में आते हैं, कर्क राशि होती है जहाँ पे श्री राम के जन्म का पुनर्वसु नक्षत्र पड़ता है। मिथुन राशि और कर्क राशि के बीच में ये नक्षत्र पड़ता है। तो जब भी शनि मिथुन राशि के अंतिम डिग्रीज में और कर्क राशि में एंटर की उसकी आरंभ की डिग्रीज में होते हैं, तब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट होता है। आप कुछ पिछले कुछ समय से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी चर्चा कर रहे हैं। तो शनि का जो ये स्थिति रहेगी, ये रहेगी 2031 से लेकर के लगभग 2030 से लेके 2033 के अराउंड ऐसी कुछ स्थिति में, एग्जैक्ट डेट्स अगले उसमें जब आऊंगी लाइव में तब बताऊंगी। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो सेट होने वाली डेट है, ये जब शनि पुनर्वसु में आएंगे तब ये होने वाला है। और ये यानी पीछे भी इस चीज के प्रमाण हैं। ये प्रमाण श्री के.एन. 2030। राव जी ने स्वयं कहा है, द सेटिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हैपेंस व्हेनेवर सैटर्न एंटर्स पुनर्वसु नक्षत्र। और उसके पीछे डेट्स भी उसमें उन्होंने दी हुई हैं। तो जो मैं अगला जो ये करूंगी, लाइव करूंगी, एक लाइव इस पे कर सकते हैं कि पीछे किस तरह के इवेंट्स हुए हैं, और उन्हीं के बेसिस पे आगे हम किस तरह के इवेंट्स देखेंगे। और एक ये बृहद संहिता और भविष्य मालिका के कंपैरिजन की कर लेते हैं। ये अच्छा, 2030 से 33 के बीच यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो चल रहा है, ये इसको सही मतलब बृहद रूप ले लेगा 2030 से 33 के बीच। वो पूरा रीसेट करेगा, जैसा हमको अभी दिख रहा है वैसा नहीं रहेगा। वैसा नहीं रहेगा। तो देखिए, तो भविष्यमाल का यही तो कह रहा है, भविष्यमाल का और क्या कह रहा है। एग्जैक्टली। और यही चीज के.एन. राव जी ने भी काफी पहले कही हुई है। भविष्य मालिका तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। सही बात है ये। चलिए, जिंदा है या मरे पर फिर इंटरेस्ट से तो है। होना, किसी चीज को रीसेट करना, तो वो होगा। वो होगा, और उसकी एक तरह से आपको तैयारी दिख भी रही है। दुनिया के जो जितने भी ताकतवर लोग हैं, वो एक तरह से ग्रह नक्षत्र ही उनसे करवा रहा होगा, हम कहें, या अपनी अपनी वो पावर से कर रहे हैं। सबके बुद्धि पे, मस्तिष्क पे, मन पे असर करते हैं। मैं भविष्य पुराण पढ़ रहा था श्वेता जी। इसमें मलेच्छों का जो जन्म है कि मलेच्छ कैसे माया से भगवान विष्णु मलेच्छ को भी बढ़ा देते हैं। मतलब वो पृथ्वी को बहुत शांति से नहीं रहने देते, वो थोड़े कंट्रास्ट क्रिएट करते रहते हैं ताकि पृथ्वी चलायमान रहे। तो मैं जो नूह की थ्योरी पढ़ रहा था, वेस्ट का जो यहूदी इस्लाम और ईसाइयत जो नूह की थ्योरी लोड करना चाहते हैं पूरी दुनिया को, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नूह की थ्योरी में लाना चाहते हैं। तो नूह भी भविष्य पुराण में नूह भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रहा है, मतलब उस समय। तो ये जो माया है, विष्णु माया जो है विष्णु की, वो दुनिया को जब तक उथल पुथल नहीं करेंगे तो क्रिएशन कैसे करेंगे। तो ये इसको भगवान विष्णु की माया समझना चाहिए, हम लोग को डरना नहीं चाहिए।
जन्म लिया है तो मृत्यु भी है, और अब जो प्रभु चीजें हमारे होगी साथ लीला कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, तो हमें भी उस लीला में जुड़ ही जाना चाहिए, चाहे जुड़ जैसे भी जाना, हो। और फिर जो भी उनकी जो जैसे इच्छा भी हो। होगी वही होगा। हम भी उन्हीं के हैं, वे बस सब कुछ उन्हीं का है। हमारा सही कुछ बात। भी नहीं है, देखा जाए तो ये हम स्वप्न है सब। हम कहीं भाग के जा भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ उनसे ऑप्शन परे ही नहीं दुनिया है है हमारे नहीं। पास, सिर्फ वही करना चाहिए जो शास्त्रों में दिया हुआ है। हाँ, प्रभु का इसलिए मैं सब चिंतन, उनकी भक्ति। सबको कहता हूँ विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ो और शांति से जियो, मृत्यु का भी पता नहीं चलेगा और जीवन तो अच्छा ही रहेगा। जब तो आएगी तब पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, उस तो चीज़ के बारे में ये अच्छा चिंता है। मुझे करेगा क्या अर्थ मुझे है। ज्योतिष पे चर्चा करने में बहुत मजा आता है। मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे थोड़ा उत्सुकता रहती है। तो जब आज आपके साथ चर्चा करनी थी, तो आपको तो लगा सोमवार को है, पर आप देखिए मैं पूरा भविष्य पुराण बैठ के पढ़ रहा था, कि मैं चीजों को, मुझे अच्छा लगता है कि हमारे शास्त्र क्या लिखते हैं, और उसी में चीजें आए कि वर्ल्ड का जो रीसेट है, ये रीसेट पहली बार भगवान वराह और सलभ शंकर की लड़ाई में पुनः पूरी सृष्टि को रीसेट किया गया था। जी। तो वहां पे उन्होंने काल गणना को छोटा कर दिया था, तो वो महाकाल है, वो काल से पड़े हैं। तो इसलिए कई बार शास्त्र को भी वो शास्त्र उन्हीं के दिए हुए हैं, तो वो ओवरलैप कर सकते हैं। लेकिन इस पे हम बारह मिहिर की ज्योतिष, मेदिनी ज्योतिष और बृहद संहिता और भविष्य मालिका के साथ एक चर्चा करेंगे। श्वेता जी, आप चर्चा में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।